नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक मील का पत्थर है, थिंक एंड ग्रो रिच। और साथ ही हम जानेंगे इसके लेखक की वो कहानी जो काफी पेचीदा है। देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी है। सोचिए, 1937 में छपी थी और तब से लेकर आज तक ये एक बेस्ट सेलर है। नेपोलियन हिल की इस किताब ने न जाने कितने लोगों को ये सिखाया कि अपनी सोच बदलकर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और इस किताब का जो सबसे बड़ा वादा है, वो वाकई बहुत पावरफुल है। इसका कहना है कि कामयाबी की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। मतलब जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। ये आइडिया असल में इसी किताब की वजह से इतना पॉपुलर हुआ। तो चलिए सबसे पहले किताब के उन पावरफुल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। इसे उपलब्धि का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट कहा गया है। ये एक तरह से कामयाबी पाने का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। तो हर चीज की शुरुआत होती है एक निश्चित मुख्य लक्ष्य से, जिसे शॉर्ट में DCA भी कहते हैं। अब ये सिर्फ कोई सपना या ख्वाहिश नहीं है, बल्कि क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ गोल है। हिल का मानना था कि इसके बिना हमारी सारी मेहनत एक ऐसे जहाज की तरह है जिससे अपनी मंजिल ही नहीं पता, मतलब पूरी तरह से दिशाहीन। तो सवाल ये है कि कोई अपना DCA तय कैसे करे। तरीका बहुत सीधा है। पहला स्टेप ये जानना कि असल में चाहिए क्या। दूसरा, उसे एकदम स्पेसिफिक होकर लिखना। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, उस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी तस्वीर अपने दिमाग में देखनी, मानो वो पहले ही सच हो चुका हो। अगला प्रिंसिपल है इच्छा, यानी डिजायर। पर यहाँ किसी मामूली सी चाहत की बात नहीं हो रही है, नहीं। हिल इसे कहते हैं बर्निंग पल्सेटिंग ड्राइव, मतलब एक जलती हुई धधकती हुई इच्छा, एक ऐसी जबरदस्त चाहत जो किसी भी मुश्किल के सामने झुकने न दे। इसके बाद आता है विश्वास या फेथ, मतलब अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत पर अटूट भरोसा। हिल का सुझाव है कि ये विश्वास विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी टेक्निक से पैदा किया जा सकता है। ये एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। ये आइडियाज बेशक बहुत पावरफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आखिर वो इंसान कौन था जिसने ये सारे रहस्य दुनिया के सामने रखे? और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो अब हम बात करेंगे पर्दे के पीछे के उस इंसान की, नेपोलियन हिल की। और उनकी कहानी भी इन प्रिंसिपल्स की तरह ही काफी दिलचस्प और कॉम्प्लिकेटेड है। नेपोलियन हिल का जन्म 1883 में वर्जीनिया की एक छोटी सी एक कमरे की झोपड़ी में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी साधारण शुरुआत थी। उनकी जिंदगी गरीबी से निकलकर अमेरिकी सेल्फ हेल्प की दुनिया के टॉप पर पहुंचने की एक कमाल की कहानी है। लेकिन ये सफर विवादों से भी भरा हुआ था। एक तरफ तो उनकी इमेज एक सक्सेस गुरु की थी, लेकिन उनका शुरुआती करियर कुछ और ही कहानी बताता है। उनके कई बिजनेस वेंचर्स पर कानूनी सवाल उठे, धोखाधड़ी के आरोप लगे, जैसे कि एकरी हिल लंबर कंपनी पर मेल फ्रॉड का चार्ज लगा। उनके ऑटोमोबाइल कॉलेज को तो एक स्कैम ही बता दिया गया, और एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में तो फ्रॉड के वारंट तक निकल गए थे। हिल की पूरी कहानी की बुनियाद एक दावे पर टिकी है। वो दावा ये कि उस जमाने के सबसे बड़े उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें 20 साल तक मेंटर किया और कामयाबी के सारे राज बताए। पर सच क्या है? सच ये है कि इतिहासकारों को आज तक इस मुलाकात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, और इसी वजह से ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हिल ने ये भी दावा किया कि वो प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार थे, लेकिन इन दावों को भी हिस्टोरियंस ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो जाहिर है इन सब बातों से उनकी क्रेडिबिलिटी पर और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है संदेश और दूसरी तरफ है संदेश देने वाला, और सवाल यही है कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। अब देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ में चाहे जितने भी विवाद रहे हो, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वो ये कि नेपोलियन हिल ने ही मॉडर्न सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की नींव रखी थी। उनके फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और आज भी कर रही है। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। जो नेपोलियन हिल फाउंडेशन है, वो आज भी उनकी टीचिंग्स को दुनिया भर में प्रमोट करता है। उनकी किताबें, उनके कोर्सेज, सब कुछ आज भी बिक रहा है, जिससे थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स नई पीढ़ियों तक पहुंच रहे हैं।
तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या संदेश देने वाले की कहानी संदेश की ताकत को कम कर देती है? क्या किसी आइडिया को उसके क्रिएटर से अलग करके देखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही तलाशना होगा। हमारे साथ इस विषय की गहराई में जाने के लिए शुक्रिया।